ओके, कूल। सो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। जी जी। हाँ हाँ, अभी दिख रहा। सो कल हम लोगों ने लाइक काफी चीजें देखी पिछली वाली, लाइक कि कैसे हम लोग सीएसएस लिखते हैं, सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सीएसएस के बारे में पूरा ही मेरा आपको बेटर रहेगा कि एचटीएमएल के बिना, लाइक सीएसएस के बिना एचटीएमएल कुछ भी नहीं है, लाइक एक स्केलेटन जैसा ही है जस्ट केवल। फिर हम लोगों ने देखा कि एचटीएमएल और सीएसएस, लाइक जैसे एचटीएमएल का मेन काम स्ट्रक्चरिंग होता है, सिंटैक्स बनाना है, स्टाइल का काम पूरा सीएसएस संभालती है, राइट। हम्म। फिर देखा कि बॉक्स मॉडल बेसिकली यही कि हर एक जो भी सेक्शन, जो भी कंटेनर हम लोग बना रहे हैं, उसको जो हम लोग एक डेफिनेटली एक अलग तरीके से एक अलग बॉक्स टाइप में मानते हैं और फिर उसको क्रिएट करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक सीएसएस बॉक्स मॉडल। फिर आगे जब चलते हैं हम लोग, तो सीएसएस को इंटीग्रेट करने के किसी भी एचटीएमएल में या किसी भी एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट की फाइल में इंटीग्रेट करने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, दैट मीन्स आप किसी और फाइल पर सीएसएस लिखें और उसको फिर लिंक के थ्रू रिलेटिव इक्वल टू स्टाइल सीट टेक्स्ट उसको बता दें टाइप क्या है, तो टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, मीडिया में ऑल और एचरेफ ऐसे एचरेफ में उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ। अंदर वन इज की स्टाइल, जो टैग्स आते हैं उसको टैग के अंदर रैप अप कर दें। और थर्ड वन इज की इनलाइन आपको कर दें उसको। ये भी आपको आई गेस याद होगा। फिर हम लोग का था कि सीएसएस प्रॉपर्टी और वैल्यू, मतलब दो, एक पहले की तरफ याद होगा आपको कि पहले हम लोग कलर लिखते थे और फिर उस कलर का टाइप रखते थे, वैल्यू क्या होगी उस कलर की। और आगे सिलेक्टर रहता था कि H1 टैग के ऊपर ही करना है कि किसी और टैग के ऊपर करना है। तो यहाँ पर सिलेक्टर के अलग अलग चीजें थी कि अगर मान लो आईडी के लिए करना है आपको, तो आपको हैश टैग लगा करके कर सकते हो। अगर किसी क्लास के लिए करना है तो डॉट लगा के कर सकते हो। और फिर और अगर कोई आपको पर्टिकुलर सारे H1 टैग या सारे पैराग्राफ टैग के ऊपर करना है तो आप सीधे उसका नाम लिख करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। यहाँ तक आपको याद था सर। हाँ हाँ हाँ। बॉडी। सिमिलरली इसके एग्जाम्पल देखे हमने। बॉडी H1। बॉडी वगैरह हो गया H1। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके H1 H2 कलर। देन कमेंट्स एंड सीएसएस। सीएसएस में हम कमेंट कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपने कोई इशू लिख दिया और फिर उसने आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट लगा दिया कि, मतलब कोई कमेंट लगाने का तरीका पुराना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। आई गेस टिल दिस पॉइंट भी आपको याद है। हाँ हाँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर टिपिकल वेब ब्राउजर वेब पेज दिखता कैसा है, तो एक हेडर हो सकता है उसमें मेनली, एक फुटर होगा और बीच में कंटेंट के लिए मेन्यू मेन ये मैंने सारी मैं। की सारी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तो इसमें बताया कि एक एचटीएमएल पेज को कैसे बना सकते, ले लिया एक बड़ा डिव, इसके अंदर इसके ये पेरेंट वाला डिव हो गया ऊपर वाला, और इसके अंदर कई सारे स्मॉल डिव, यानी इसके पेरेंट वाले के ये चाइल्ड है, और इसका इस वाले मेन का ये मेन्यू वाला चाइल्ड है। तो ये डीप नेस्टिंग हो गई कई सारे टैग्स की। फिर हम लोग ने देखा कि किस टाइप से वेब पेज को लिख सकते हैं, फिर से वही सीएसएस वाली प्रॉपर्टी। फिर सीएसएस की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसे होता है, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर। ओके। फिर एचटीएमएल वही हेडर की ऊपर वाले बॉक्स को हमने हेडर लेकर के आईडी, तो उसकी सीएसएस हम अलग लिख सकते हैं आईडी के नाम से, हैशटैग आईडी लिखा या हैशटैग कंटेंट लिखा, दैट मीन उसने 30 वाले को टारगेट किया हुआ है। एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो अब ये जो आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वेरियस लाइक फेमस सीएसएस बॉक्स मॉडल है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जैसे विड्थ होती है ऐसे, मतलब हॉरिजेंटल में जो भी हमारे स्क्रीन की विड्थ है, इसको विड्थ से डिक्लेयर करते हैं। पर हाइट ऑब्वियसली जो वर्टिकली जितनी डिस्टेंस होती है ऊपर के सबसे लास्ट मोस्ट पॉइंट में और नीचे के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको हाइट कह देते हैं। एंड देन फ्लोट। फ्लोट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने फ्लोट जो भी प्रॉपर्टी जिसको जिस भी चीज को अलाइन आपने दी हुई है, तो अगर आपने उसको बीच में टेक्स्ट भर दिया हुआ है तो फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। जैसे आपने पेपर की कटिंग्स देखी होंगी, पेपर्स देखे होंगे, न्यूज पेपर्स, तो उसमें क्या रहता है कि पूरा का पूरा न्यूज, पूरा आर्टिकल एक न्यूज से भरा होता है और एक लेफ्ट साइड में एक आपको एक इमेज दिखेगी, उस इमेज के ऊपर जस्ट ऊपर एक टेक्स्ट लिखा होगा, उसके जस्ट राइट में टेक्स्ट लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे लिखा होगा। तो इस टाइप की अगर फंक्शनैलिटी आपको चाहिए तो यू कैन यूज फ्लोट।
फिर ऐसे क्लियर आता है, ये आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर क्लियर बेसिकली क्या करता है कि आप मान लीजिए 2 से 3 अगर फ्लोट लगा रखे हैं और आप उसके आगे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो अगर आप क्लियर नहीं यूज करेंगे तो डायरेक्टली उसी के साथ साथ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लोट की दो ऑप्शंस, आपने दो चीजों पर फ्लोट लगा दिया है, तो अब उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ यहाँ पर टेक्स्ट फिर से आने लगेगा। तो और आप चाहते हैं कि टेक्स्ट नई लाइन से ही शुरू हो, तो डेफिनेटली उसके लिए हम क्लियर लगाते हैं, तो वो टेक्स्ट न्यू लाइन से शुरू होता है। अगेन बॉर्डर, बॉर्डर फिर जैसे कल डिस्कस किया था, बॉर्डर किसी भी लाइन का लास्ट मोस्ट पॉइंट हो सकता है, किसी भी पेज का किसी भी जगह। बॉर्डर भी आई गेस क्लियर ही होगा। पैडिंग, पैडिंग बेसिकली हम लोग किसी जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि जो व्हाइट वाला बॉर्डर है, तो अंदर वाला जो रेडियस हल्का सा जो पिंकिश करके एरिया है वो पैडिंग है, और जस्ट उसके बाहर वाला एरिया मार्जिन होता है। सो आई गेस दिस इज द अ वेरी बेसिक बॉक्स लेआउट। एक बॉक्स जैसा होता है, हर एलिमेंट को हम लोग इसी तरीके कंसीडर करते हैं, दैट इट इज फॉर्म इन अ वेरी बेसिक बॉक्स। समझ गए आप? हाँ हाँ। अब आगे चलते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। फिर इसने दिखाया कि विड्थ एंड हाइट। विड्थ के लिए, विड्थ वाला ये हो जाएगा कि यहाँ से आपका लेफ्ट टू राइट, जैसे कि इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से इस वाले एंडिंग पॉइंट तक द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज बोथ पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज विड्थ। एंड सिमिलरली फॉर द दिस वन, जैसे हमने पीछे देखा था, इन दोनों के डिस्टेंस को हम बॉक्स कर हाइट कह देते हैं। अब इसने डिवाइड इक्वल टू बॉक्स लिखा है, तो इसने बोल दिया कि भाई विड्थ 50 पिक्सल है, एंड दीज आर द यूनिट्स बेसिकली, पिक्सल हो गया, ईएम हो गया, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज मतलब इसको अब इन यूनिट्स जैसे किलोमीटर, मीटर, माइल्स, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, अलग अलग टाइप्स की यूनिट्स हैं, तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ यूनिट्स, मतलब अलग अलग तरीके की यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं इधर यहाँ पर भी। अब फ्लोट, जैसे मैं आपको बता रहा था फ्लोट क्या होता है बेसिकली, जैसे फ्लोट प्रॉपर्टी मेक्स एलिमेंट्स फ्लोट टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पोजीशन वेयर दे आर इन द एचटीएमएल। फ्लोटिंग अलाउज एंड वर्ड रैपिंग। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, एक एग्जांपल, इसमें कि आपको बेटर थोड़ा समझ में आएगा। एग्जांपल, जैसे कि एक पर हाइट, ठीक है, कि आपने कॉमन प्लॉट के लिए मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल लिए हैं कि इसका मतलब पहले यूज केस यही होगा कि आपको एक बार इधर पे दिखाई देता है images में, देखा? ये आपको इमेज दिख रही है यार? इस इमेज में तो थोड़ा और मैं ओपन कर देता हूँ। नहीं मुझे, चलिए ठीक है, यस, ठीक है। अब इस वाले को आप देखिए, इसमें फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट दिखाया हुआ है। जैसे ऐसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, देखना आप संदीप कभी न्यूज़पेपर्स में। हाँ हाँ। तो न्यूज़पेपर्स को अगर डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होती है फ्लोट। अब आपको मान लीजिए कोई यहाँ पर बड़ी सी एक आर्टिकल है जहाँ पे फाइनेंस की कोई न्यूज दी है, कोई भी रैंडम न्यूज दी हुई है, तो आपके पास दो इमेजेस हैं, वन इज ऑफ एलॉन मस्क एंड वन ऑफ समवन एल्स, ठीक है, मान लो बिल गेट्स। तो अब आप चाहते हो कि इनकी इमेजेस रखें, अब ऐसे रख दोगे तो अब न्यूज वाले क्या करते हैं कि चाहते हैं कि, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली कम स्पेस रहता है, तो उसके लिए जो उन्हें आर्टिकल भी डालना, मतलब उनको जगह इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल डाल दिया पूरा, और साथ में लिख दिया कि भाई इमेज, इमेज एक प्रॉपर्टी दे दी फ्लोट लेफ्ट, तो यार इमेज लेफ्ट में चली गई, एंड सिमिलरली फॉर फ्लोट राइट, तो यार इमेज राइट में चली गई। तो लाइक दिस इज लाइक वेरी स्टैंड अलोन एग्जाम्पल की, मतलब जिसको आप इंडस्ट्री में देख सकते हो कि फ्लोट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस ये होता है। अभी हम लोग कोड करेंगे तो हम लोग को और आइडिया लगेगा इसके बारे में। फिर जैसे कि इन्होंने इसी वाले में दिया हुआ है कि फ्लोट लेफ्ट मार्जिन राइट, इसने कहा कि भाई बॉक्स ये है, इसको फ्लोट लेफ्ट करा दो, और मार्जिन राइट यानी कि इसके राइट में मार्जिन दे दो, यानी कि इस तरफ से, और वो मार्जिन 10 पिक्सल का होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस 10 पिक्सल की होनी चाहिए। सो
फ्लोटिंग अलाउज वर्ड रैपिंग। रैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंटेंट हमारे पास ज्यादा हो गया, तो अब वो कंटेंट मतलब आइडियली स्क्रीन से बाहर निकलना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर पूरी स्क्रीन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो उसको स्क्रीन से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कर्सर से गायब हो गया। अब लेकिन आइडियली आप, लेकिन रियल टाइम में जब आप कोई वेबसाइट या कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, तो यू डोंट वांट कि आपका कंटेंट बाहर निकले, यू वांट पर एवरीथिंग टू बी परफेक्टली रिस्पॉन्सिव। फॉर दैट हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज टर्म्ड एज रैपिंग। सो हम लोग यहाँ पर रैपिंग यूज करते हैं, एंड देन इट जस्ट रैप्स अप द टेक्स्ट। मतलब यहाँ तक जाएगा, फिर रैप का मतलब फिर अगली लाइन से शुरू हो जाएगा नीचे। ऐसे ऐसे रैप करने का मतलब वो सिमट जाता है इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर। तो आई गेस फ्लोट क्लियर होगा आपको। हम्म, देन अगली चीज आती है क्लियर लेफ्ट राइट वो। जैसे कि इसमें हुआ कि एलिमेंट्स को जब लोगों ने फ्लोट करवा दिया, तो वो एक दूसरे के अराउंड लाइक ट्रैप भी होने लगते हैं। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है कि एलिमेंट फ्रॉम द कैरवान अलाउज टू स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। मतलब जो थर्ड वाले से आईडी इन्होंने बॉक्स थ्री को क्लियर दे दिया, तो इन्होंने उसने कहा कि दोनों से क्लियर करो, क्लियर बोल, तो ये दोनों से अगली लाइन पर जाकर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो चाहता अगर इसको क्लियर नहीं देते तो अगला वाला भी इसके साथ में ही बगल में जाकर के इसके बनने की कोशिश करता, और अगर वो नहीं आ पाता तो अगली अगली जगह आगे की तरफ मतलब जगह ऑक्युपाई करने की कोशिश करता। बट क्लियर बोथ लेने पर वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, जो हम लोगों ने कल ही देखा था कि बॉर्डर देने के लिए पहले बॉर्डर का टॉप होता है, फिर बॉर्डर का लेफ्ट होता है, फिर बॉर्डर राइट इस तरफ, और फिर बॉर्डर का लेफ्ट। ठीक, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, समझ गए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है, मतलब बॉर्डर टॉप भी लिख सकते हो, बॉर्डर बॉटम अलग अलग करके भी लिख सकते हो, और कई बार इसको अलग लिखने का भी तरीका होता है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यही वाली एनालॉजी फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टॉप वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लोग राइट वाली लिखते हैं, फिर हम लोग बॉटम वाली लिखते हैं, देन वी विल जस्ट मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके। सो कल आपने सब्जेक्ट देखा ही था बॉर्डर कैसे हम लोग लिखते हैं, बॉर्डर के बारे में कैसे लिखते हैं। बॉर्डर की पहली चीज होती है कि उसमें कलर, जैसे उन्होंने लिख दिया कि रेड देना है, डॉटेड एंड वन डॉटेड। पिक्सल, इसको कभी, है ना। तो ये कल हम लोगों ने देखा ही था कैसे बॉर्डर को कलर डिफाइन करके बॉर्डर हम्म। की विड्थ और हाइट कैसे मैनेज करते हैं, राइट। हाँ। अगली चीज हम लोगों ने कल पैडिंग भी देखी हुई थी। पैडिंग का बेसिकली वही मतलब होता है कि मान लीजिए डिवाइड इक्वल टू बॉक्स है, बॉक्स पूरा का वाला ये वाइट वाला एलिमेंट है, ये वाला, राइट, ये। अब पैडिंग 10 पिक्सल देने का मतलब ये होगा कि पैडिंग इसको अंदर से, पैडिंग हमेशा अंदर से मतलब बॉक्स के अंदर होती है, और वो मार्जिन हमेशा बॉक्स के बाहर होता है ना। ये बात हमेशा याद रखना, मतलब रूल ऑफ थंब है ये। अब आपने 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉक्स की जो ये लाइन है लास्ट वाला यानी बॉर्डर, तो बॉर्डर से 10 पिक्सल अंदर तक की पैडिंग हो गई, यानी कि ये जगह अलॉट हो गई। तो कंटेंट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हर साइड से। तो अब जगह कहाँ से ऑक्युपाई करेगा, तो ये क्या करता है, फैल जाता है, बॉक्स थोड़ा सा अलग बड़ा हो जाएगा। कल आपने इसकी प्रैक्टिस भी करी थी, लाइव देखा था आपने ना, कि जब हम लोग 70 पिक्सल कर रहे थे, 50 पिक्सल कर रहे थे, तो ये अलग एक्सपेंड और श्रिंक कर रहा था। अब पैडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट आता है फॉर द टॉप। टॉप में अगर आप चाहते हैं केवल केवल पैडिंग देना, तो आप टॉप यूज कर सकते हैं। अगर आप राइट के लिए चाहते हैं तो आप राइट के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर बॉटम एंड लेफ्ट, जैसे कि अच्छा, पैडिंग जैसे अगर 10 पिक्सल अगर नॉर्मली आपने एक बार दे दी, तो इसका मतलब हो गया कि आपने सारी सारी डायरेक्शंस में 10 पिक्सल पे पैडिंग चाहते हो। अगर आपने दो में दे दी, तो इसका मतलब हो गया कि आप टॉप और राइट में, मतलब टॉप और बॉटम में 10-10 की चाहते हो, और बॉटम लेफ्ट में भी 10-10 की चाहते हो। सिमिलरली पैडिंग की अगर अलग अलग टाइप से दे दिया, तो फिर पहला वाला डिफाइन करेगा टॉप को, सेकंड वाला डिफाइन करेगा राइट को, फिर थर्ड वाला डिफाइन करेगा बॉटम को, एंड फोर्थ वाला डिफाइन करेगा लेफ्ट को। लेफ्ट। समझ गए। हाँ। चलो, ठीक है। सिमिलरली आता है कॉन्सेप्ट मार्जिन का। अब जैसे आपको पता चल गया था भाई कि ये वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस वाले बॉक्स से बाहर की तरफ अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहते हैं कि हमारी चीजें शिफ्ट हो जाए बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ, तो उस वाली चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज मार्जिन। सो अगेन, मार्जिन जैसे लिखा भी हुआ है, मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड द टेक्स्ट कंटेंट एंड द बॉर्डर, है ना। ठीक है ना, टेक्स्ट कंटेंट या बॉर्डर के आउटसाइड वाला एरिया।
You can use margin for all around the element or specify each side of the rectangle separately. मतलब आप सारी जगह एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि मार्जिन 10 पिक्सल, इसका मतलब हो गया हर डायरेक्शन में 10 पिक्सल की डिस्टेंस। अगर आपने 10 पिक्सल किया मतलब ऊपर नीचे 10 पिक्सल, फिर राइट लेफ्ट भी 10 पिक्सल। या फिर आपने हर एक डायरेक्शन के लिए अलग डिफाइन करना है, तो 10 पिक्सल ऊपर के लिए, राइट के लिए 10, बॉटम लेफ्ट। हमेशा इसमें क्लॉकवाइज ही चलती है चीजें। ठीक है, जैसे टॉप से स्टार्ट किया तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट चीज राइट आई, फिर नेक्स्ट चीज बॉटम, फिर लेफ्ट। ओके। देन हम लोग के पास अगली चीज आती है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपने देखी होंगी उस दिन भी। आप पहले श्रीदीप बताइए कि लाइक आपको लास्ट टाइम से कुछ याद आ रहा कि व्हाट आर द एचटीएमएल टैग्स जो कि टेक्स्ट लिखने में हमें हेल्प कर रहे थे। समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ। अब टेक्स्ट लिख रहे थे तो लास्ट टाइम हम वी वर यूजिंग सम एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल के कुछ टैग यूज कर रहे थे ना जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। वही ना जैसे कि है, एच H1 वन H2 पैरा। H6। हाँ, हाँ फिर पैरा, तो वही वही डेफिनेटली वही मैं पूछ रहा था। ठीक। तो पैरा जैसे जैसे इसमें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेसिकली मतलब यही हुआ है कि इसमें टेक्स्ट को किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज दी जा सकती है। पहली कलर प्रॉपर्टी। इट जस्ट मीन्स कि जो टेक्स्ट का कलर है डेफिनेटली दैट वुड बी गोइंग टू बी रेड, तो इसका मतलब है टेक्स्ट रेड कलर का हो जाएगा जो आप टेक्स्ट लिखोगे। लेटर स्पेसिंग का मतलब हो गया कि उसके जो हर एक लेटर लिखा जा रहा है उनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है आपको। मान लीजिए आपने लिखा हुआ है मेन हेडिंग, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो मेन हेडिंग का बेसिकली मतलब हो गया अगर टेक्स्ट स्पेसिंग 5 पिक्सल है तो इसका हर एक कैरेक्टर है जो 5 5 5 5 डिस्टेंस में चला जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस करना है, लोअर केस करना है, वो सारी चीज अपर केस का मतलब सारे कैपिटल, लोअर केस का मतलब सारे स्मॉल। अगला चीज इसमें आती है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि मेन और हेडिंग इन दोनों के बीच में आपको कितना गैप रखना है। जैसे उन्होंने 15 पिक्सल रखा तो जो जो प्रिंट होकर आएगा तो 15 पिक्सल पर आएगा। इसको भी हम लोग कर कर देखते हैं, जितना यहाँ पर सीखा है फिर हम लोग कर कर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल इटलिक एंड फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक। चलिए इसको एक बार जरा बोर्ड में कर कर देखते हैं VS कोड में कैसे दिखता है ये। तो एक चलिए एक नया फाइल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको HTML से डिफाइन करके ठीक है। मैं ये इसको ओपन भी कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के लिए हम क्या कर सकते जो हैं, ये पाथ आप करते हैं, कॉपी किया। हेलो। इसकी शॉर्टकट क्या है ये जो आप करते हैं पूरा? क्या मतलब पाथ जो चलाता हूँ मैं ये, हाँ जी। मतलब शॉर्टकट आप क्या ओपन क्या करना चाहते हैं बताइए तो बता दूं। ये जो आपने डॉक टाइप लिखा और ये सारा का सारा खुद आ गया ना, जैसे विड्थ वगैरह, लेंथ, हाँ। एवरीथिंग। आप बेसिकली आपके लिए इसके लिए कुछ नहीं होता, क्या कई बार होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कोड स्निपेट्स होते हैं, यहाँ पर जाइए एक्सटेंशन पे। ठीक है। इधर पे आप जाइए, कोड टाइप करिए और यहाँ पे स्निपेट्स। ये सर मैं पहले दिन इसीलिए बताया था कि स्निपेट्स दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तभी जैसे कि आप इसमें रिएक्ट के स्निपेट्स आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के, जेक्वेरी, यूनिटी, टाइप स्क्रिप्ट। तो इसमें ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली कुछ जो भी जैसे कि बहुत बेसिक कोड है, ठीक है, तो इसको बार बार लिखने पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। राइट। तो ये ऐसे एक्सटेंशंस आते हैं जो VS कोड के खुद के होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है हमको कि दिस इज द शॉर्टकट दैट वी कैन यूज टू डू सिमिलर थिंग्स, जैसे कि आपको मानना HTML का करना है। HTML स्निपेट और बॉयलर कोड जैसे आप चाहते हो तो यही वाला कर लो। काफी देखिए 3.7 मिलियन लोगों ने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है। तो आप जब ऐसे कई सारी चीजें होती है, जैसे जैसे देखिए टाइप कर रहे हैं ना, आ गया ऑटोमेटिकली, देखा आपने जी। ये चीज दिख रही है आपको। तो ये सारे HTML के टेम्पलेट्स, मतलब HTML में जब हम लोग HTML क्या किसी भी कर लीजिए, कितनी भी एडवांस ले लीजिए, मैं कहता हूँ कि लेट्स टेक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग आ जाएगा कोड स्निपेट।
तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेटियर कई बार दे देता है। आप लोगों ने प्रेटियर डाउनलोड किया कि नहीं किया अपने कोड में, VS कोड में आपने प्रेटियर डाउनलोड किया? हाँ मैं किया। प्रेटियर जैसे, प्रेटियर का जैसे एडवांटेज हो जाता है कि कैसे हम लोगों को मतलब क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे नहीं है। पहला तो यही कि आप कोड को फॉर्मेट कर सकते हो बहुत इजीली। आपको जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पाइथन वगैरह में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें इंडेंटेशन, जो इंडेंटेशन समझते हैं ना, इंडेंटेशन का मतलब बेसिकली ये है कि एक लाइन की, जैसे कि TR जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर एंड हुआ जाकर के, तो इसका इंडेंटेशन सेम है। तो इन सारी चीजों के लिए ऐसे एक्सटेंशंस काफी हेल्पफुल रहते हैं। मेरे में कौन कौन से डाउनलोडेड है मैं भी देख के बताता हूँ आपको। देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं। मोंगो DB है, दिस इज फॉर डेटाबेस, जो आगे पढ़ेंगे। अनदर वन इज रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये मतलब कि रिएक्ट के लिए काम आएगा। नेटिव वगैरह मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह में काम आता है। पाथ इंटेलिजेंस मतलब यूज होता है जब भी हम लोग को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना है। जब हम लोग एक रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो कई सारे फोल्डर्स वहाँ बने होते हैं ऑलरेडी। तो उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए वी नीड डॉट पाथ, मतलब ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसा कोई एडिटर हो, ऐसा कोई एक्सटेंशन जो हमें हेल्प कर सकता है। गिट लेंस गिट ग्राफ हमको हेल्प करते हैं कि मतलब कोई गिट गिट में हम लोग जब रेपोजिटरी वगैरह बना करके अपने कोड्स कमिट करेंगे तो देन इट विल हेल्प अस। फिग्मा जानते हैं? फिग्मा जानते हैं आप लोग? नहीं। जी मैं जानता हूँ। फिग्मा बेस फिग्मा बेसिकली ऐसा होता है कि आप कोई भी डिजाइन मॉकअप्स बना रहे हैं ना, तो दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड। तो फिग्मा फॉर VS कोड, मतलब कि वहां से ये एक वहां का प्लगइन है, मतलब यहाँ पे प्लगइन यूज करके वहाँ के डिजाइन को मतलब इजिली रीड कर सकते हैं। अगेन टैब 9 बेसिकली AI ऑटो कंप्लीट है फॉर जावास्क्रिप्ट पाइथन। फिर टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है जो जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। .NET जानते होंगे आप लोग। प्रिटियर गेट CSS के लिए भी एक है फीचर। टेलविंड एक अलग एडवांस CSS के लिए आई है। मतलब CSS को गूगल ने थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बिल्ड किया, वो टेलविंड हो गई। मर्ज कई बार होता है क्या कि आपने कोई गिटहब में चेंज कर दिया अपने ब्रांच से, दूसरे ने भी कर दिया, तो दोनों के एक पर्टिकुलर कोड स्ट्रक्चर में कहीं कोड फॉल्ट पे दिक्कत आ गई। अब VS कोड को समझ में नहीं आ रहा कि किसने सही किया है, कि मैंने सही किया कि सुदीप ने सही किया, तो उस चीज के रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है। इमेट ये अगेन एक V8 इंजन है जिसमें कि जावास्क्रिप्ट और ये सारी चीजें चलती है। तो मतलब ऐसे कई सारे जैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो जब आप यूज करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इनसे। इससे आपका डेवलपमेंट सीखना, मतलब ये सारी चीजों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है काम की चीजों पे टाइम वेस्ट करें, मतलब इन्वेस्ट करें, वेस्ट क्या ही करेंगे। तो समझ गए ना? तो ये सारे एक्सटेंशन आप भी डाउनलोड करिए। अगर कुछ इसमें आपको जो जरूरत की हो, आई वुड सजेस्ट ES7 का रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स वाला कर सकते हो आप। मोंगो DB आगे जरूरत पड़ सकती है करना हो तो गिट गिट कर सकते हो, गिट ग्राफ, गिट सुपरचार्ज, गिट लेंस। इससे आइडिया लग जाता है किसने कोड में लेटेस्ट चेंज किया। टैब 9 यूज कर सकते हो, इससे आपको जैसे आप जब अर्ली स्टार्टर हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको करो, क्योंकि ये क्या करता है ऑटो कंप्लीट कर देगा कोई भी। जैसे कोई भी फ्रेज जैसे आप लिख रहे हो ना, तो आपको जैसे मैंने लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा ए, देखा, अब ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि HRF लेता है, राइट। ये चीज जो हो रही है, दिस इज डन बाय टैब 9 AI चैट। मतलब ये एक AI है जो आपको बताता है, कोड को प्रिडिक्ट करता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो आई गेस क्लियर है। आपको एक चीज और बताते हैं कि मान लो किसी को कुछ खोलना है आपको इसी वाले पेज को, तो यहाँ पे पाथ कॉपी कर लिया। अब आपको कई बार देखिए, एक बार एक चीज और दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये सारा का सारा हमारा बना हुआ है एक पर्टिकुलर फोल्डर में, ठीक है। अब VS कोड खोलेंगे कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। VS कोड खोलने का एक और तरीका है जो बहुत इजीली है, मतलब आपको पूरा अकेले नहीं खोलना है। आपको पता है कि आपने ये यहाँ पर बना रखा है, ये पूरा का पूरा फोल्डर, जैसे मैंने क्लासेस बना रखा है। मैं गया, मैंने इसको ओके किया, और यहाँ पर जा करके राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करा तो ओपन टर्मिनल आ गया, ओपन इन टर्मिनल किया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, लिखो कोड, स्पेस दो और डॉट लगा दो। ठीक, कर दिया ना इतना। और जैसे इंटर किया, अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये हमारा खोल दिया। इसको एक बार फिर से अगर करना, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे ट्राई करता हूँ सेम वाला कमांड। देखिए ऑटोमेटिकली इसने वही चीज खोल दी, देखा। तो अब आपको ये सब ढूंढना नहीं है, ये करना नहीं है कुछ, ये डायरेक्टली आप यहीं से सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकते हो।
तो आई गेस क्लियर होगा रेयान जी। ठीक है। ठीक। continue। तो हम लोग क्या करने जा रहे थे, हम लोग चलो अब सीखने वाले थे कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे टेक्स्ट मैनेज किया जा सकता है, एंड देन बेस्ड ओवर दैट वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। पहली चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका नाम रख देता हूँ मैं। अच्छा, डिव जानते हैं आप? आपका डिव भी बताता हूँ। डिव बेसिकली क्या होता है कि इट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड, बट अगेन मोस्ट ऑफ द, आप कोई भी कोड स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर कई सारे लोग डिव वगैरह बना कर रखते हैं। बेसिकली डिव का काम वही होता है कि इट इट जस्ट मेक्स जो काम नॉर्मल टैग्स का होता है वो डिव उसको बेसिकली कर लेता है। ये ब्लॉक्स बनाता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई H1 लिखा कि दिस इज माई फोर्थ लेक्चर, ठीक। और सिमिलरली आपने डिव के अंदर भी यही चीज लिखी, देखा ऑटोमेटिकली इसने समझ गया कि क्या लिखने वाले हैं। और फिर कंट्रोल सेव किया तो ऑटोमेटिकली इसने फॉर्मेट कर दिया। लेक्चर 4 में जा करके हमने इसका कॉपी पाथ किया और इसको हमने क्रोम में चलाने की कोशिश करी। ठीक, यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो देखिए H1 वाले में किया था तो बोल्ड दिखाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज उसका उसकी फॉर्मेटिंग इस टाइप की होती है। पर डिव का काम क्या हुआ, डिव ने बिल्कुल उसको जैसे नॉर्मली लिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बाहर ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखा, इसने और इसने सेम चीज ही रेंडर करी, राइट। इसका मतलब है डिव को हम यूज कर सकते हैं और बेटर कोड स्ट्रक्चरिंग के लिए। आपने चीज देखी कि दिस इज माई लेक्चर फोर्थ लेक्चर, दिस इज माई फोर्थ लेक्चर, जिसको हम बहुत बेटर कोड स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो फॉर दैट, ठीक। अब फोर्थ लेक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्कीमा बनाना शुरू करेंगे कि कॉम्प्लेक्स में दिखते कैसी है एप्लीकेशन। तो पहला एक डिव एलिमेंट बनाया ताकि हम लोग बेटर इसको स्केचिंग कर पाए। उसके ऊपर हमने लिख दिया, इसके अंदर हमने डाल दिया कि दिस इज माय फोर्थ लेक्चर। इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं जिसको हम कह देते हैं, जहाँ पर हम डाल देते हैं एच पैराग्राफ है, जिसके अंदर हमारा कंटेंट आएगा। और इप्सम, देखा आपने आपने एक चीज और देखी होगी, लॉरम इप्सम, राइट। कभी आपने देखा है ऐसा ऐसा टेक्स्ट कभी देखा जैसा भी दिखने वाला है, ऐसा करके? नहीं। कई जगह डमी जगह ऐसा चीज दी रहती है लॉरम इप्सम। बेसिकली क्या होता है कई बार कि आप कितना कंटेंट अपने आप से लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट कई टाइम से इस चीज को हम लोग यूज करते रहते हैं कि एज ए डमी कंटेंट, ओके। तो लॉरम इप्सम को आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया, लॉरम किया, ठीक। और 50 कर दिया था, 50 वर्ड्स होते हैं, यस। मतलब कि ये पूरा का पूरा कंटेंट इसने ऑटोमेटिकली लिख कर दे दिया। इतना कंटेंट आपको डमी कंटेंट दिखाना था अपनी प्रॉपर्टीज को वर्क कराने के लिए, राइट। तो इसने ऑटोमेटिकली इतना वर्क कंटेंट लिख कर दिखा दिया, समझे आप? अभी हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, लॉरम इप्सम होता क्या है? लॉरम इप्सम बेसिकली एक मान लीजिए डमी डमी कंटेंट है, सो दैट कि हम अपनी जो भी टाइप्स जो भी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं उसके ऊपर टेस्ट कर सकें, ओके। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ने टेक्स्ट के ऊपर जो जो चीजें सीखी थी, अब ऐसा करते हैं, एक क्लास डिफाइन कर देते हैं। इस क्लास में क्या करना होगा, पहली चीज इसका नाम देना होगा। इसका नाम क्या दे सकते हैं बताइए, इसका नाम क्या दिया जाए? डमी, ठीक, डमी दे देते हैं, इसला राइट। क्लास जाएगा नहीं होना, इसला क्लास हेलो, जाएगा नहीं होना। हेलो। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, किसी पास से आ रहा है। हेलो, सुनाई हाँ, दे रहा ठीक हो गया। भी आया क्लास में, उसने शायद की है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब ठीक है ना, चलिए। तो आप यहाँ तक समझ गए ना?
हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने एक पेज डॉट सी एस एस ऑलरेडी बना रखी थी, अलग भी चाहो तो बना सकते हो। आई वुड से कि हम लोग इसी वाले पे ही काम कर लेते हैं, अगर कोई जरूरत नहीं है तो इम्पोर्टेंट। इसको डिफरेंस कर देते हैं, ये कमेंट मैंने बना दिया, इसके नीचे से हमें पता लगेगा कि नया लेक्चर है, ठीक है। अब लेक्चर 4 में सीएसएस कैसे आएगी बताइए, पहली चीज कल कौन किस टाइप की सीएसएस हम यूज कर सकते हैं, यहाँ सीएसएस लगानी है अगर हमें, बताइए। प्रदीप कुछ याद है आपको? लिंक हम्म, रियल लिंक, ठीक। अगली चीज रियल स्टाइल सीट, राइट। हाँ, एचरेफ, फिर एक टाइप आता है, राइट। उस टाइप का फॉर्मेट होता है टेक्स्ट प्लस एरिया, है ना, सॉरी टेक्स्ट प्लस सीएसएस, हम्म, राइट। ठीक है। और फिर वो लिंक ये क्लोज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लिंक, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। अब हाँ यहाँ हाँ। पे एचएरएफ में क्या करना है हमको, एचएरएफ में हमको पाथ देना है पेज डॉट सी एस एस डेल डॉट ये, पेज डॉट से हाँ। अब पेज डॉट सीएसएस में गए, इस वाले कंटेंट की एक कैसा क्लास है, डमी है ना, इसका नाम डमी से हम इस सारी चीज को हैंडल कर पाएंगे। डॉट डमी लगाया और फिर ये किया, ठीक। पहली चीज हम दे देते हैं इसको एक कलर दे देते हैं, कलर प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं, उसको कलर बताइए कौन सा दिया जाए आज, एक्वा दे देते हैं, एक्वा नहीं, एक्वा नहीं, एक्वा तो दे चुके हैं कलर, कुछ और बताइए। इस फॉर्मेट में दे देते हैं कुछ, ठीक है, ब्राउनिश है। ये भी फॉर्मेट जानते हैं ना, बेसिकली ये माना जाता है सभी के बीच में कि वी कैन एक्सप्लेन देयर 3 मेजर कलर्स की रेड ग्रीन और ब्लैक में से मिला करके हम लोग है जो कोई भी कलर बना सकते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो इन्हीं के कुछ ना कुछ ये सारे छोटे छोटे से कलर्स मिला करके सारे कलर्स बना रहे हैं, तो इसी से हम लोगों ने ब्राउन कलर बनाया हुआ है। अगली चीज हो गई, हम लोग क्या क्या स्लाइड्स में और क्या क्या प्रॉपर्टीज दे रहे थे, कलर दे दिया, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड स्पेसिंग, पहला तो कलर दे दिया। अब है लेटर स्पेसिंग, देखिए पहले देखते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओ, देखा आपने क्यों दिक्कत दी, समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये सारी की सारी चीजें वहां भी रेंडर हो रही बताना पड़ेगा। देखिए एक अलग फाइल ही बना लेते हैं लोग, क्योंकि ये वाले टैग्स ने ऑटोमेटिकली उधर पे काम करना शुरू कर दिया, समझे ना। क्योंकि फाइल का दोनों में फाइल lecture3.html में भी यही फाइल गई थी, लेक्चर 4 में भी यही गई थी, राइट। सेम वही वाली फाइल ऊपर में, अगर देखा आपने देखा कि अगर लेक्चर अगर सीएसएस सेम फाइल पर लिखी और नाम सेम है, तो देखिए इस वाली सीएसएस फाइल ने अपनी प्रॉपर्टीज लेक्चर 3 में भी दिखानी शुरू कर दी। देखिए ये चीज आपने लेक्चर 4 में भी, जैसे इसने देखा कि H1 टैग ये है, दिस इज माई फोर्थ लेक्चर, और इसने देखा कि H1 टैग में ऑलरेडी इसने कलर ग्रीन असाइन किया हुआ है, तो इसने क्या किया, इसको देखिए, देखा ग्रीन कर दिया इसने। हेलो। हाँ सुना। तो ये समझे ना आप कैसे हुआ, इस वाले H1 ने उधर पे जाकर के लेक्चर 4 में कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि सेम टू सेम फाइल ने हमने अलॉट किया। अगर हम लोग जा करके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और फाइल बना दिया, इसका page1.css, पेज डॉट से। और ठीक है। दूसरे बनाए तो दूसरे को भी टैग करना पड़ेगा ना। मतलब हाँ, तो दूसरे को कर दिया ना टैग हमने, पेज वन डॉट ओ, सी एस एस कर दिया, ओ, ठीक है। अब पेज1.css में गए, पेज1.css में जाकर के हमने कहा कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था डॉट डमी, इसको हटा करके हमें पेज1.css में डाल दिया, क्या दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं,
एक एक्स्ट्रा रह गया, यहाँ पर लगा नहीं है क्या? डमी में कलर दिया हुआ है, कलर देख लेते हैं कैसे दिया हुआ, कहाँ पर है, लेक्चर को दिखाते हैं, लेक्चर पर चलते हैं। लेक्चर पर हमने क्लास डमी डिफाइन कर दी है, और इसके हिसाब से हमारा कलर कैसा हो जाना चाहिए था? हमारा कलर होना चाहिए था, मान लो चेंज हुए हैं क्या? हाँ, ब्राउन हो गया हल्का सा, थोड़ा इसको और ब्राउन करते हैं, थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा बदलते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। देखा Yep. कलर कलर चेंज होता है। सो पहली प्रॉपर्टी तुमने दे दी कलर की। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होगा? हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ले लेते हैं चल करके, लिख करके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम टू सेम लिखने से बेटर है, उठा करके टाइम बचेगा हमारा। चलते हैं और वहां पर जा करके टाइप कर देते हैं। पढ़ नहीं पा रहा लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग का एक फील्ड आ गई, ट्रांसफॉर्म करके अपर केस में आती है। एक एक फील्ड देखते चलते हैं, फिर आपको ज्यादा एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। लेटर स्पेसिंग में देखा देखा आपने, हर एक कैरेक्टर के बीच में, हर एक लेटर के बीच में स्पेस आ गया, राइट। अपर केस, इसने क्या किया कि इसका फर्स्ट लेटर को अपर केस कर दिया, सारे भी जहाँ जहाँ नाम आ रहा, जहाँ जहाँ भी कुछ जो भी नया लेटर शुरू हो रहा है ना, जिस भी एक जिस भी कैरेक्टर के बाद एक नया चीज शुरू हो रहा है उसने कैपिटल कर दिया उसको। देखिए इस डॉट के बाद वाला ये कैपिटल हो गया। अगर इसको लोअर केस कर देते हैं, हम भी आई गेस कुछ चेंजेस किए होंगे सीएसएस ने, इसको जरा दूसरे में देखते हैं। अपर केस के लिए ट्रांसफॉर्म स्टाइल में है क्या कुछ? अगर इसको प्लॉट क्या कर देते हैं तो आगे वाला देख रहा है। टेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग, अगर मैं कोई वर्ड की स्पेसिंग करनी हो, टेक्स्ट वर्ड टेक्स्ट वर्ड दिखाई नहीं रहा क्या ये? रैप मोड दिखा रहा है क्या? रैप मोड क्या करता है? ऑटो रैप, नो रैप, ये भी नहीं है। कुछ चेंजेस किया है क्या? अगर देख रहे हैं ये लोग चेंजेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इनको लिखने के स्टाइल में। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली तो देखिए सेम रखा हुआ है अभी भी। फॉन्ट साइज, फॉन्ट से बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं आपको फॉन्ट की मोटाई कितनी चाहिए, वो सारी चीजें यूजर क्लियर करते हैं। फॉन्ट साइज से मतलब बेसिकली आप ये डिफाइन कर सकते हो कि इसका फॉन्ट की मोटाई कितनी होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मोटा हो गया, अगर थोड़ा और बढ़ा देना इसको। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज, ठीक। फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। अगली चीज आती है इसका, अगर इसको पिक्सल में भी चीज, फॉन्ट साइज को पिक्सल्स में भी डिफाइन करना है तो कर सकते हैं। 50 पिक्सल कर दिया मैंने, तो बहुत ज्यादा होता है 50 पिक्सल, ये देखो इतना बड़ा हो गया। सिमिलरली है जो, अगर हम लोग फॉन्ट का वेट बढ़ाते हैं, मतलब बोल्डनेस, बोल्डनेस भी कितना ज्यादा बोल्ड हो सकता है, 900 में कर देंगे तो बहुत बोल्ड हो जाएगा। ये देखो कितना बोल्ड हो गया, हेडिंग टाइप का हो गया, बहुत गंदा लग रहा है। तो ये फॉन्ट बोल्ड वाला हो गया। फिर फॉन्ट की स्टाइल्स का एक आता है, जिससे कि हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि इसको इटैलिक रखना है, नॉर्मल रखना है, ऑब्लिक रखना है। तो इटैलिक रख दिया अगर, तो इससे इटैलिक हो जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा टेढ़े हो जाएंगे अल्फाबेट्स, जैसे ये सारे के सारे, जिस पर हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें लगाई हैं। और डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि उसको कैसा करना है,
अगर डॉटेड कर सकते हो, डैश कर सकते हैं, आप डबल कर सकते हैं, डबल कर दिया मान लीजिए तो कैसा दिखेगा देखते हैं। दिख रहा है क्या चेंज? डबल, डबल क्या करता है अप्लाई, देखिए बता रहा है डेकोरेशन करता है क्या कि फॉन्ट यूज टू एन एलिमेंट्स टेक्स्ट। इसमें आप अलग अलग जैसे अंडरलाइन ट्राई करता हूँ पहले। तो इसने पूरे में देखिए अंडरलाइन कर दिए। ठीक, फिर सिमिलरली और कौन सा टेक्स्ट डेकोरेशन हो सकता है? डैश, डैश कर देता हूँ। डैश नहीं लगा रहा ये, क्यों नहीं लगा रहा? ये कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कभी कभी, अब आप जब सीएसएस करेंगे तो उसकी कुछ सारी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे कि कुछ फॉलो करती हैं कुछ नहीं करती हैं। उसका कई बार रीजन ऐसे क्या कि डेकोरेशन नन भी लगा सकते हैं आप कई बार। नन का मतलब है कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लाइक, और कौन सी बची हुई इसमें? फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट फैमिली भी कर सकते हैं। एक चीज आती है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कई सारी फैमिलीज हैं इनके, ये फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने सीगो यूआई ले लिया, इस वाले फॉन्ट को ले लिया तो देखा आपको फॉन्ट का स्टाइल ही बदल गया बिल्कुल, कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता है। तो इटैलिक फॉन्ट, कुछ चीजें बची हुई थी वो क्या थे? लेटर स्पेसिंग हो गया, लेटर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, केवल ट्रांसफॉर्म लिख रहा था तभी आ नहीं रहा था। देखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे रहा है कि देखो टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, देखा आ गया। अब जैसे ही मैं इसको अपर केस करूंगा, नाउ इट शुड एक्ट, देखा सारे के सारे बोल्ड हो गए। उस टाइम अगर इसी को हम लोग लोअर केस कर देते हैं, ये सारे के सारे छोटे हो गए। तो यार लगभग, और कौन सी बची इसमें? टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। वर्ड स्पेसिंग, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड वर्ड स्पेसिंग। मतलब इसमें क्या होगा कि वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, कैसे घटेगा? वर्ड स्पेसिंग जैसे क्लिक किया तो बता दिया कि कितना गैप रखना है आपको दो वर्ड्स के बीच में। मैं कहता हूँ 100 पिक्सल का रख दिया, तो आप देखिएगा कितना कितना खराब लगे। बहुत 100 पिक्सल टू मच। ये देखिए, ये 100 पिक्सल आ गया, हर किसी के बीच में सेम गैप होगा। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे अलग अलग टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं हम लोग। हेलो, हेलो, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब टेक्स्ट के ऊपर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज लग सकती? कलर, हाँ हाँ। कलर भी लगा सकते। कलर लग गया, लेटर के बीच में जगह स्पेसिंग करनी वो कर दी। टेक्स्ट कैसे लोअर केस अपर केस कर सकते हो, वो हो गया। फॉन्ट की स्टाइल हो गई इटैलिक, वर्ड की स्पेसिंग हो गई उनके बीच में। फॉन्ट, फॉन्ट बेसिकली एक शॉर्टहैंड भी होता है। लाइक पहली चीज ये बताता है फॉन्ट स्टाइल क्या रहेगा, फिर फॉन्ट का वेरिएंट, फिर फॉन्ट का वेट, फिर फॉन्ट का साइज। कई बार ऐसा होता है ना कि होता है क्या कि डेवलपर आर एक्चुअली लेजी, व्हाट दे डू दे जस्ट फिगर आउट सम शॉर्ट वेज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब सोचिए हाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कौन लिखे बार बार? ओके, सो इन सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉन्ट ही अकेले डिफाइन कर दिया। कहा कि भाई मैं इसमें लाइन से फॉन्ट स्टाइल लिख दूंगा, फिर फॉन्ट का वेरिएंट क्या है वो, फॉन्ट का वेट क्या है, जैसे कि हम लोगों ने वेट अलग से लिखा, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट का साइज, लाइन की हाइट, ये सारा कुछ एक साथ ही लिख देते हैं वो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इस स्टाइल में भी लिख सकते हो आप। आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट? हम्म, अब अगली चीज आती है, अगले लाइन पे हम लोग चलते हैं। वही अब सीएसएस कलर्स आ गए, अलग अलग स्टैंडर्ड कलर्स हैं। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कोड्स आप जानते होंगे। बेसिकली अगर आप गूगल करो हेक्साडेसिमल कोड्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छी चीज बता देगा वो। ये मतलब ऐसा हेक्स कोड्स होते हैं जो कि किसी भी हर कोड के बारे में बता देते हैं। ठीक, जैसे आपने बताया गूगल कलर पिकर, ठीक है, हाँ पिकर है वो। इस पे पहली हाँ, अब आप कहीं पर भी जाएंगे, इस पर आपने किया ये, वो कोड देगा ना उसका। हाँ वो कोड दे देगा। समझ के, आप जानते हैं ना हेक्स कोड वगैरह? हम्म। ठीक, सो सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। देन स्टाइलिंग लिंक्स। अब आप कभी कभी देखते हैं कि लिंक्स, जैसे आपने भी देखा ना कि लिंक
कई बार, अच्छा आपने कभी होवरिंग वगैरह देखी है? होवर कैसे करते हैं? जब हम्म, होवर होवर समझते हो आप? ये समझ ओवर करना थोड़ा नहीं हाँ आता। होवरिंग। हाँ, क्या करना नहीं आता सर? मतलब लगाना नहीं आता, लगाया है मैंने पहले सीएसएस में, बट थोड़ा अभी भूल गया हूँ। ठीक है, अभी अभी जैसे जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए इसमें जैसे इन्होंने बताया विजिटेड होवर, एक्टिव होवर का बेसिकली मतलब हुआ जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए लिख कर आ गया रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, और इसके ऊपर एक अलग से इसका कलर चेंज हो गया, देखा कलर चेंज हुआ होवर, मतलब इसके ऊपर गया था कलर चेंज हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें इन्होंने मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई एक लिंक होगा या कोई बटन होगी, इसके ऊपर हमें होवरिंग इफेक्ट लगाना है, तो इसका तरीका क्या होता है कि जो भी टैग है या जो भी जो जिसके ऊपर भी लगाना है, तो उसके उसके बाद एक हम लोगों ने लगा देना होता है कोलन, और कोलन के बाद लगा देना होता है उसमें कौन सा इफेक्ट लगाना है, वेदर इट इज होवर या एक्टिव या विजिटेड। तो अभी हम लोग जब अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो होवर कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, ऑन होवर क्या होता है, ऑन लोड क्या होता है, तब तब जब ये सारे फीचर्स लगाएंगे तब उसकी जब सीएसएस लिखेंगे तब उस सीएसएस में ये भी सीख लेंगे कि कैसे ऑन होवर वगैरह पे लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह पे जैसे होगा ऑन लोड ऑन ओवर, तो या ऑन क्लिक क्लिक करने पे क्या एक्शन होनी चाहिए, तो ये सारे के सारे लॉजिक्स तब अपन डिस्कस कर लेंगे, ओके। अभी के लिए तभी तब, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली पूरा अभी तो एचटीएमएल और सीएसएस सीखा है हम लोगों ने, जावास्क्रिप्ट स्टिल रिमेनिंग, एंड दैट इज लाइक एचटीएमएल पूरा एक आपको पूरा खांचा बनाकर दे देती है कि क्या कैसी चीजें रहेंगी, सीएसएस उसको सजा देती है, पर वो खांचा कुछ करेगा नहीं अगर जावास्क्रिप्ट ना हो। तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों मिल करके एक वर्किंग पूरा प्रोटोटाइप बनाने में हेल्प करती है हमको। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगेन अगली चीजें लाइक अगर, हेलो, जी क्लियर है। ठीक है, तो अगली चीजें इमेजेस की, फिर इमेजेस आ जाती है, इमेजेस को कैसे रखना है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, मतलब अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज डालनी है, जैसे कि हम लोग ही चलते हैं केसेस में गए तो इमेज ढूंढ के लाते हैं, पहले तो पेज वन में गए, इस पूरे बैकग्राउंड में कुछ चीज लगानी है, ठीक है, ठीक, बैकग्राउंड अगर इमेज किया तो क्या बता रहा है ये, अब बैकग्राउंड इमेज में ला करके इमेज का लिंक, अब इमेज कैसी रखनी है वो बता दो, और यहाँ पर इमेज पूरी जैसे नन नन का मतलब है कोई भी नहीं लगेगी, और फिर अलग अलग टाइप के इसमें चीजें आती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में हमने कोई लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया करके, तो यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे तो पूरी पूरी बैकग्राउंड इमेज दे देगी। सिमिलरली एक एक और चीज आती है जिसको कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट, इसका मतलब है कि वो बैकग्राउंड बार बार रिपीट होता रहेगा, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक कोई फाइल एक कोई इमेज आई और फिर इमेज जैसे वो खत्म हुई तो फिर से वही इमेज शुरू हो गई। जैसे कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन तो उसमें खास तौर पे होता है कि आपकी ईमेल्स वगैरह, कोई किसी का ईमेल नाम पासवर्ड वगैरह लगातार दिखता रहता है, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब जावास्क्रिप्ट हम लोग सीखेंगे तो इसका एक एक मतलब पूरा एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि हाउ वी कैन जस्ट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बैकग्राउंड पोजीशन लाइक वो मोस्टली मुझे लग रहा है अगले से अगले क्लास में हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग का अभी फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड बचे हुए हैं, फिर मीडिया क्वेरी जिससे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर एक एक अलग कॉन्सेप्ट आता है लेयरिंग। लेयरिंग बेसिकली क्या होता है कि आप एक के ऊपर एक लेयर से समझी गए होगे, एक लेयर फिर उसके ऊपर अगली लेयर फिर अगली लेयर। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपने बैकग्राउंड बनाया, जैसे इसका बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर एक ये अलग से डिजाइन है, ये इसके ऊपर एक अलग लेयर है, ठीक, इस लेयर के बाद एक अगली लेयर और आ जाएगी जो ये वाली लेयर है, ऐसे करके, राइट। एक बैकग्राउंड व्हाइट वाला बैकग्राउंड के ऊपर एक ये लेयर और फिर एक ये लेयर, सेम होता है वेबसाइट्स के साथ, ओके। सो ये समझिए डिवाइडी बीजी जो हमारा व्हाइट वाला बैकग्राउंड पीछे की तरफ है वो डिवाइडी इक्वल टू बीजी है। फिर मेन मेन बेसिकली ये वाला रेड वाला जो कि एक टेम्पलेट है और उसके ऊपर जो बॉक्स है यानी कि जिसपे हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीज, वो बॉक्स है। तो ये बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस आर लेयर्ड लाइक सीड्स ऑन पेपर वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। अब बैकग्राउंड रिपीट का भाई जो मैं बता रहा था कि जब बैकग्राउंड एक एलिमेंट रिपीट्स करती है टिल टाइलिंग इज अ डिफॉल्ट, लाइक जैसे ही वो खत्म हो जाती है कोई चीज
मान लीजिए ये वाली इमेज खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली फिर से ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी है। अब इमेजेस को पोजीशन कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप में, सेंटर में, तो यही सारी बेसिक सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती है कि आपको लेफ्ट टॉप में रखना है तो इधर पे आ जाएगी, बॉटम 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 राइट में रखना है तो इस तरफ आ जाएगी, और अगर बॉटम लेफ्ट में रखना है तो इस तरफ आ जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड पोजीशन, राइट टॉप, बता रहा था बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन से मतलब इमेज को पोजीशन करने में आते काम आती है, तो सीधे आप यूज कर लो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अगर आपको लगता है कुछ निश्चित कोऑर्डिनेट पर इसको रखना चाहिए या कुछ कोई एक पर्टिकुलर पेज जगह पर रखना चाहिए तो फॉर श्योर उसके लिए हम लोग इधर उधर लिख देते हैं कि राइट टॉप, बॉटम लेफ्ट। ओके, सो ये मतलब बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है इमेज को कैसे लिखना है। एंड फिर आ जाता है कि कैस्केडिंग, मतलब कैस्केडिंग सीएसएस को कैस्केडिंग स्टाइल लैंग्वेज कहते हैं ना, तो बता देता है कि इनलाइन स्टाइल और डायरेक्टली अप्लाइड स्टाइल, नियरेस्ट सिस्टर विंस। मतलब नियरेस्ट सिस्टर का बेसिकली मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए आपने कई सारे ऐसे चीज़ें चलते हैं, कई बार ये वाला डिव वुड बी द, ये पेरेंट है जैसे मैंने उस दिन में डिस्कस किया था, दिस इज पेरेंट। ओके, दिस वन इज, ये पेरेंट डिव है, मतलब ये जो वाला पहला वाला डिव है, दिस वन इज पेरेंट। एंड इसके नीचे जो आएगा जो ये वाला H1 है, दिस वन इज द चिल्ड्रन ऑफ द अदर वन। तो ये चिल्ड्रन, ये वाला H1 टैग है, ये इसके अपने इस वाले के लिए ये इसका एंसेस्टर हो गया डिव। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, मतलब जो उससे आगे है। सिमिलरली ये वाला H1, ये वाला डिव, इन ये दोनों एक दूसरे के लिए सिबलिंग्स हो गए, एकदम भाई भाई जैसे हो गए कि दोनों सेम लेवल पर हैं। एंड सिमिलरली ये वाला P जो इस डिव के अंडर है, दिस इज अगेन चाइल्ड है इस वाले डिव का और इस वाले डिव का, लेकिन ये वाले में जो प्रॉपर्टीज लगेंगी इसके इमीडिएट सीनियर यानी इमीडिएट पेरेंट की ज्यादा लगेंगी। ओके, तो यही बताना चाह रहा है कि दे स्टार्ट टू कैस्केड और समटाइम्स compete with another ड्यू टू सीएसएस इनहेरिटेंस फीचर। सीएसएस इनहेरिट करता है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई तो उसके नीचे नीचे भी लगती चली जाएगी प्रॉपर्टी जब तक उसको रोका नहीं जाए। They start to cascade and sometimes compete with one another due to CSS. Any tag or on the page could potentially be affected by any other tags surrounded by it. यानी कि मान लीजिए कि ये कोई टैग है, इस टैग के आसपास मान लो इस टैग में आप चाहते हो कि इसको कुछ कलर देना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, ऊपर की तरफ एक डिफाइन कर दिया कलर, सॉरी स्टाइल लेना है ना, स्टाइल, इसको दे दिया आपने कलर, और कलर में आपने दे दिया इसको ब्लू। ठीक, तो अब ये क्या करने लगेगा, क्योंकि इसके पास तो खुद का तो कुछ है नहीं, तो ये नीचे वाले जो टेक्स्ट है इसको भी कलर करने की कोशिश करने लगते हैं कभी कभी। अभी क्यों नहीं कर पाया, इसका रीजन ये है कि इसकी पर्सनल खुद की से कंटेंट है जिसको जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने कलर करके रखा हुआ है, डमी से जा करके हमने कलर को कमेंट आउट कर दें। अब शायद कुछ चेंज हो सकता है वहाँ पर, क्या चेंज होगा वो देखते हैं। देखा, जबकि हमने इसको कोई कलर नहीं दिया हुआ है इस वाले टैग को, राइट, देख रहे हैं आप, इसको कोई कलर नहीं दिया फिर भी ये इसका कलर बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि इसके ऊपर का जो पेरेंट वाला डिव है इसने है जो इसको ब्लू कलर पास ऑन कर दिया। समझे, देखा आपने कैसे इनहेरिटेंस होता है। हेलो, हाँ सुन रहा है। ठीक है, सो आई गेस देन सेविंग टाइम विद इनहेरिटेंस, इसके लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे फॉन्ट फैमिली कलर्स तो हम लोग क्या करते हैं बॉडी में ही ऊपर की तरफ डिफाइन कर देते हैं। जब आपको पता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज ये सारे टेक्स्ट ऐसे ही आगे वर्क करने वाले हैं तो आइडियली क्या करते हैं लोग सीएसएस में ये सारी की सारी चीजें एक साथ ऊपर की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर बार बार इनको ये कलर वगैरह लिखने नहीं पड़ते हैं, जब उन्हें पता है कि मेन पेरेंट में लिख दिया ऊपर की तरफ बॉडी में ही स्टार्टिंग में ही कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ऑलरेडी हो जा करके जैसे कि मान लीजिए इसको उठा करके हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं सबसे टॉप पर। अब देखते हैं क्या होता है। देखा, अभी भी ये वही चीज है। अब हुआ क्या कि ऊपर वाला भी टेक्स्ट ब्लू कलर का हो गया।
है ना। तो अब क्या किया इसने कि सारी की सारी चीजें ऑलरेडी ऊपर से पूरा पास ऑन करता चला गया है। ठीक है, जैसे इसने बताया, तो सेविंग टाइम विद इनहेरिटेंस, जब आपको पता है कि जब सारा का सारा ये इनहेरिट ही कर रहा है तो नीचे लिख के कोई फायदा ही नहीं है। सारे टेक्स्ट को ऊपर एक ही बार डिफाइन कर दिया कि भाई इसको कलर ब्लू रहना है टेक्स्ट का, तो इसने ऑटोमेटिकली ब्लू कर दिया। जो भी आप नीचे टेक्स्ट लिखोगे उसमें कुछ तो आपको प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन नहीं करनी, दैट ऑलरेडी कंसीडर्ड इन above टैग। ओके, देन फिर हम लोग फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पे चलते हैं। आई गेस फ्लेक्स बॉक्स क्योंकि काफी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट ऑल द CSS जो भी चीजें लिखी जाती बनाई जाती हैं, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग अगले क्लास में फ्लेक्स पढ़ेंगे और ग्रिड पढ़ेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मीडिया क्वेरी, और फिर हमारा मेन CSS का पार्ट रैप अप हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये डाउट तो कल ही चलो प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा। ठीक है, करिए, बैठ कर बताइए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई गेस आज के लिए आपको समझ में आया हो कि क्या कैसे हो रहा है। होपफुली प्रैक्टिस के बाद ही हम आपको कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, करिएगा, बताइएगा जो भी हो। चलिए सही है, थैंक यू फॉर क्लास। श्रीदीप थैंक यू। ठीक है। बाकी लोग भी अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। थैंक यू, बाय।